नमस्कार और हमारी आज की खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो दिखता तो नहीं पर हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब शरीर का अपना गार्ड, है ना, जो हमें बचाता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये अदृश्य कवच है हमारा, और आज हम इसे समझने के लिए कुबी इम्यूनोलॉजी, जो एक जानी मानी किताब है, उसके पहले अध्याय का सहारा लेंगे। अच्छा। कोशिश करेंगे कि ये जो जटिल सा सिस्टम है, इसकी बुनियादी बातें आसान लगें। कैसे काम करता है, क्या है इसके पीछे का विज्ञान वगैरह। हाँ, क्योंकि सुनने में ही काफी भारी लगता है इम्यून सिस्टम। तो है क्या ये असल में, जैसे शरीर की अपनी सेना या पुलिस? हाँ, एक हद तक कह सकते हैं। ये असल में कोशिकाओं का, कुछ खास तरह के प्रोटीन्स का और उनके बीच जो बातचीत होती है उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ओके। मेन काम तो है बाहरी हमलावरों से बचाना, मतलब रोगाणु, पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस, हाँ, फंगस वगैरह। पर ये सिर्फ संक्रमण से ही नहीं लड़ता है। शरीर के अंदर का माहौल, वो संतुलन जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, होम्योस्टैसिस, हाँ, उसमें भी इसका बड़ा रोल है। और इसको समझना सही में बायोलॉजी और मेडिसिन में क्रांति जैसा रहा है। और जाहिर है इतिहास में भी इसका बड़ा रोल रहा होगा। जैसे वो चेचक, स्मॉल पॉक्स की कहानी है, और बिल्कुल, जिसने लाखों जाने ली, पर आज वो है नहीं। तो इसमें इम्यून सिस्टम की समझ का क्या हाथ था? बहुत बड़ा हाथ। चेचक का खत्म होना ये टीकों की, वैक्सीन्स की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। टीके क्या करते हैं? वो हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। अच्छा। और आंकड़े तो मतलब हैरान करने वाले हैं। किताब बताती है कि टीके आने के बाद अमेरिका जैसी जगहों पर डिप्थीरिया, पोलियो, ये बीमारियां लगभग 100% कम हो गई। 100%? हाँ, खसरा, मीजल्स, उसमें 99.99% की कमी। काली खांसी में भी करीब 81% कमी आई। सोचिए, इसने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं। इम्यूनोलॉजी ने पब्लिक हेल्थ को बदल दिया। ये तो कमाल है। और शायद इसीलिए इस फील्ड में इतने नोबेल पुरस्कार भी मिले हैं, क्योंकि ये गुत्थियां सुलझाना इतना अहम रहा है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि हर कदम कितना महत्वपूर्ण था। सोचिए, 1901 में एमिल वॉन बेहरिंग को मिला नोबेल, सीरम एंटीटॉक्सिन के लिए। डिप्थेरिया के खिलाफ शुरुआती हथियार था वो। फिर 1908 में एली मेचनिकॉव, उन्होंने फैगोसाइटोसिस खोजा, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हमारी कोशिकाएं दुश्मन को खा जाती हैं। अच्छा, निगल जाती हैं सीधा। हाँ। फिर 1960 में बर्नेट और मिडावर, उन्होंने बताया कि शरीर बाहरी चीजों को सहना कैसे सीखता है। एक्वायर्ड इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो बहुत अहम है। और अभी हाल में 2011 में राल्फ स्टेनमैन को डेंड्राइटिक सेल्स की खोज के लिए। ये कोशिकाएं तो जैसे इम्यून सेना की कमांडर हैं। ये सब हमारी आज की समझ की नींव हैं। जो फौरन एक्शन लेता है, और दूसरा जो थोड़ा सोच समझ कर खास दुश्मन के लिए तैयारी करता है, सहज और अनुकूली, इनेट और अडाप्टिव। एकदम सही पकड़ा। सहज या इनेट इम्यूनिटी हमारी पहली दीवार है, जन्म से मिलती है। ओके। बहुत तेज होती है, घंटों में काम शुरू। पर ये स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब ये दुश्मन को पहचानती नहीं कि ये कौन सा वाला वायरस है या बैक्टीरिया। कोई भी बाहरी चीज दिखी, उस पे हमला। अच्छा, जनरल। हाँ, जनरल। इसमें हमारी त्वचा आ गई, हमारी नाक, गले की अंदरूनी परतें और कुछ कोशिकाएं जैसे फेगोसाइट्स, ये रोगाणुओं के कुछ कॉमन पैटर्न पहचानती हैं, जिन्हें पैम्प्स कहते हैं, और एक्टिव हो जाती हैं। तो ये तेज है पर बहुत खास नहीं। तो फिर ये दूसरी वाली अनुकूली या अडेप्टिव, उसका क्या काम है? वो स्पेशल फोर्स हुई? हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल, अडेप्टिव इम्यूनिटी ज्यादा स्पेसिफिक है, खास दुश्मन के लिए खास तैयारी। ठीक है। इसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन, लेकिन ये एकदम सटीक होती है। और ये चलती है दो खास तरह के सैनिकों से, बी सेल्स और टी सेल्स। लिम्फोसाइट्स कहते हैं इन्हें। बी और टी सेल्स, हाँ सुना है। और इसकी सबसे गजब की बात है मेमोरी, याददाश्त। मेमोरी? हाँ, ये अपने पुराने दुश्मनों को याद रखती है। अगर वही दुश्मन दोबारा आया तो ये पहले से तैयार रहती है, और इस बार जवाब बहुत तेज, बहुत ताकतवर होता है। अरे वाह, मतलब ये सीखता भी है हमारा सिस्टम। कमाल है। अच्छा, तो ये जो सैनिक हैं, बी सेल्स, टी सेल्स और वो फैगोसाइट्स, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। जरूर। फैगोसाइट्स जैसे मैक्रोफेज, इनको आप समझ लीजिए सफाई कर्मचारी या सीधे सीधे लड़ाके। इनका काम है बाहरी चीजों को, मरे हुए सेल्स को या रोगाणुओं को पकड़ना और हजम कर जाना। खा जाते हैं। हाँ। फिर है लिम्फोसाइट्स, ये अडेप्टिव वाले। बी सेल्स वो फैक्ट्रियां हैं जो हथियार बनाती हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ठीक है। हाँ, और टी सेल्स कई वैरायटी हुए हैं। कुछ होते हैं हम हेल्पर टी सेल्स, ये पूरी लड़ाई की योजना बनाते हैं,
कंट्रोल करते हैं, कमांडर जैसे। ओके, कमांडर। और दूसरे होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किलर सेल्स। ये सीधे उन सेल्स पर हमला करते हैं जो वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं या कैंसर वाले बन गए हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये सीधे एक्शन लेते हैं। आपने एंटीबॉडीज का जिक्र किया, ये शब्द तो बहुत कॉमन है, टेस्ट वगैरह में सुनते हैं। ये होती क्या है असल में, कैसे काम करती हैं? एंटीबॉडीज हाँ। या इम्यूनोग्लोबुलिन, ये वाई शेप के प्रोटीन होते हैं। वाई शेप। हाँ, बी सेल्स बनाते हैं इन्हें, और हर एंटीबॉडी एक खास एंटीजन के लिए होती है। एंटीजन मतलब किसी बाहरी चीज का एक खास हिस्सा, जैसे वायरस का कोई प्रोटीन। ठीक है। तो एंटीबॉडी उस एंटीजन से चिपक जाती है, ताले चाबी की तरह। और चिपकने के बाद वो कई काम कर सकती है। या तो सीधे रोगाणु को बेकार कर दे, या फिर उसे निशान लगा दे, ताकि फैगोसाइट्स जैसे दूसरे सैनिक उसे आसानी से पहचान कर मार डालें। अच्छा, टारगेट बना देती है। बिल्कुल। ये जो एंटीबॉडी वाला तरीका है, जो खून और शरीर के तरल पदार्थों में काम करता है, इसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल। हाँ। और जो टी सेल्स सीधे कोशिकाओं पर काम करते हैं, वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ गई। पर ये सिस्टम इतना सटीक कैसे होता है? लाखों दुश्मन हो सकते हैं, हर एक को अलग अलग पहचानना, ये कैसे मुमकिन है? इसका राज है क्लोनल सिलेक्शन के सिद्धांत में। क्लोनल सिलेक्शन? हाँ, सोचिए हमारे शरीर में करोड़ों अलग अलग बी और टी लिम्फोसाइट्स पहले से मौजूद हैं। हर एक के ऊपर एक अनोखा रिसेप्टर है जो सिर्फ एक ही खास एंटीजन को पहचान सकता है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। तो जब कोई रोगाणु आता है, वो सिर्फ उसी लिम्फोसाइट से जुड़ पाता है जिसका रिसेप्टर उससे मैच करता है। अच्छा। जैसे ही सही मैच होता है, वो लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो तेजी से अपनी हजारों लाखों कॉपीज बनाता है, क्लोन। तो उस खास दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी फौज तैयार हो जाती है, सिर्फ वही सैनिक जिनकी जरूरत है। कमाल है, मतलब बिल्कुल टारगेटेड भर्ती। और वो मेमोरी वाली बात, वो कैसे बनती है, कैसे याद रहता है सिस्टम को? जब पहली बार सामना होता है किसी दुश्मन से, प्राइमरी रिस्पॉन्स, तो सही लिम्फोसाइट को ढूंढने, एक्टिवेट करने, फौज बनाने में टाइम लगता है। तो रिस्पॉन्स धीमा होता है, कमजोर होता है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद कुछ जीतने वाले सैनिक वो रिटायर नहीं होते। हाँ। वो बन जाते हैं मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स? हाँ, और ये मेमोरी सेल्स सालों तक, कभी-कभी पूरी जिंदगी शरीर में घूमते रहते हैं। पूरी जिंदगी? हाँ, तो अगर वही दुश्मन दोबारा आता है, तो ये मेमोरी सेल्स उसे फौरन पहचान लेते हैं। और इस बार रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है, घंटों में। और बहुत ज्यादा सैनिक और एंटीबॉडीज बनते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अच्छा, इसीलिए चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां दोबारा नहीं होती हैं अक्सर? बिल्कुल। और इसीलिए टीके भी काम करते हैं। वो एक तरह से प्राइमरी रिस्पॉन्स करवाते हैं बिना बीमार किए, ताकि मेमोरी सेल्स बन जाएं। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। अच्छा, एक और जरूरी चीज है सहिष्णुता, टॉलरेंस। हाँ। मतलब इम्यून सिस्टम को ये कैसे पता कि शरीर के अपने सेल्स पर हमला नहीं करना? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, और सबसे अद्भुत क्षमताओं में से भी। इसे आप सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं। होता क्या है कि जब टी सेल्स बन रहे होते हैं, खासकर थाइमस ग्रंथि में, तो उनकी ट्रेनिंग होती है। जिन टी सेल्स के रिसेप्टर शरीर के अपने ही प्रोटीन्स, सेल्फ एंटीजेंस से बहुत कस के जुड़ते हैं, उन्हें या तो खत्म कर दिया जाता है या फिर बेकार कर दिया जाता है। ओह, मतलब ट्रेनिंग में ही फेल कर देते हैं उनको? हाँ, बिल्कुल, ताकि वो बाद में गड़बड़ ना करे। ऐसा ही कुछ बी सेल्स के साथ भी होता है। इस पूरी प्रक्रिया से सिस्टम सीखता है कि अपना कौन है और पराया कौन, सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क करना। इसी को इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। और अगर ये गड़बड़ हो जाए तो? हाँ, यहीं पर प्रॉब्लम आती है। जब ये पहचान गड़बड़ा जाती है और इम्यून सिस्टम गलती से शरीर की अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को दुश्मन समझ लेता है, तो वो उन पर हमला कर देता है। बिल्कुल। और इसी से होती हैं ऑटो इम्यून बीमारियां, जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, जिसमें पैंक्रियास के सेल्स पर हमला होता है, या रूमेटाइड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों पर। हाँ, सुना है इनके बारे में। और इसी से जुड़ा है पैसिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी। पैसिव इम्यूनिटी? हाँ, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसमें शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता, उसे बनी बनाई मिलती हैं। जैसे माँ के दूध से बच्चे को मिलती है एंटीबॉडीज। हाँ, वो तो बहुत जरूरी होती हैं। बिल्कुल, शुरुआती सुरक्षा के लिए। या फिर जैसे किसी इलाज के लिए सीधे एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना, जैसा बेहरिंग और कितासातो ने किया था डिप्थीरिया के लिए। अच्छा, तो ये सिस्टम मतलब ज्यादातर तो हीरो है, पर कभी-कभी प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। बिल्कुल, परफेक्ट नहीं है। स्रोत बताता है कि 3 तरह की मुख्य गड़बड़ियां हो सकती हैं। 3 तरह के? हाँ,
पहली है हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता। इसमें इम्यून सिस्टम कुछ हानिरहित चीजों पर बहुत ज्यादा या गलत तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे एलर्जी। बिल्कुल, एलर्जी सबसे आम उदाहरण है। धूल से, परागकणों से, मूंगफली से, किसी दवा से रिएक्शन हो जाता है। कभी कभी ये बहुत सीरियस भी हो सकता है, एनाफिलैक्सिस जिसे कहते हैं। हाँ। दूसरी है ऑटो इम्यूनिटी, जिसकी हमने बात की। जब अपना पराया का भेद खत्म हो जाए और सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला करने लगे। ये सोचना भी अजीब है ना? हाँ, कि अपनी ही सेना अपने खिलाफ हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संतुलन कितना जरूरी है। और तीसरी है इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब इम्यून सिस्टम का कमजोर पड़ जाना। वो संक्रमणों से ठीक से लड़ नहीं पाता। ये कैसे होता है? ये जन्म से भी हो सकता है या बाद में किसी बीमारी से, जैसे HIV एड्स, या कुछ दवाइयों के असर से, जैसे कीमोथेरेपी। अच्छा। ऐसे में क्या होता है कि वो कीटाणु भी इंसान को बहुत बीमार कर देते हैं, जो आमतौर पे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। इन्हें कहते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, अवसरवादी संक्रमण। ओह, जैसे वो मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कभी-कभी। हाँ, थ्रश, वो एक उदाहरण है। आजकल एक और चीज बहुत सुनने में आती है, हाइजीन हाइपोथेसिस। मतलब क्या ज्यादा साफ सफाई भी अच्छी नहीं इम्यून सिस्टम के लिए? स्रोत में भी है इसका जिक्र। हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प और बहस का मुद्दा है ना? हाइजीन हाइपोथेसिस ये कहता है कि आजकल खासकर शहरों में हम बहुत ज्यादा ही साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। तो बचपन में हमारा सामना उन आम धूल मिट्टी, कीटाणुओं, यहाँ तक कि परजीवियों से कम होता है जो पहले होता था। इस थ्योरी के हिसाब से इम्यून सिस्टम को ठीक से ट्रेन होने के लिए इन शुरुआती मुकाबलों की जरूरत होती है। ट्रेनिंग के लिए? हाँ, ताकि वो सीख सके कि कब और कितना रिएक्ट करना है। जब ये ट्रेनिंग कम मिलती है तो सिस्टम बाद में शायद ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे आसपास के माइक्रोब और हमारी इम्यूनिटी का रिश्ता कितना गहरा है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कैंसर, इनका भी इम्यून सिस्टम से लेना देना है? बिल्कुल सीधा। ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जब किसी को नया अंग मिलता है, किडनी या लिवर, हाँ, तो लेने वाले का इम्यून सिस्टम उसे बाहरी समझता है, नॉन सेल्फ, और उस पर हमला कर सकता है। इसे कहते हैं रिजेक्शन। ओह, तो फिर? तो इसे रोकने के लिए दवाएं देनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबा कर रखें, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अच्छा, और कैंसर? कैंसर में इम्यून सिस्टम का रोल डबल है। एक तो हमारी कोशिकाएं जब गड़बड़ होकर कैंसर बनने लगती हैं तो अक्सर इम्यून सिस्टम उन्हें पहचान कर खत्म कर देता है। ये रोज होता रहता है। रोज? हमें पता भी नहीं चलता? हाँ, ज्यादातर हमें पता नहीं चलता, लेकिन कभी-कभी कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ आजकल कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी बहुत आगे आ रही है। इम्यूनोथेरेपी? हाँ, इसमें इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर मारे। ये काफी कामयाब हो रही है कुछ तरह के कैंसर्स में। ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। अच्छा, हमने शुरू में टीकों की सफलता की बात की थी, पर स्रोत में कुछ विवादों का भी जिक्र है। वो थिमेरोसोल और ऑटिज्म वाला मामला? हाँ, स्रोत में उसका जिक्र है। थिमेरोसोल एक मर्क्यूरी वाला प्रिजर्वेटिव था जो पहले कुछ टीकों में होता था। 1998 में एक ब्रिटिश रिसर्चर थे, एंड्रू वेकफील्ड। उन्होंने एक छोटी सी स्टडी छापी। उसमें उन्होंने MMR टीके और ऑटिज्म में एक लिंक बताया। बाद में थिमेरोसोल पर भी शक किया गया। और यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में जो लिखा है वो बता रहे हैं, किसी दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये जरूरी है। स्रोत ये भी बताता है कि वेकफील्ड की स्टडी के बाद दुनिया भर में बहुत बड़े-बड़े और अच्छे शोध हुए। अच्छा। हाँ, जैसे अमेरिका की CDC है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इन सब ने बहुत डिटेल में जांच की और किसी भी बड़ी स्टडी में टीकों, चाहे MMR हो या थिमेरोसोल वाले, और ऑटिज्म के बीच कोई कनेक्शन नहीं मिला, कोई कारण संबंध नहीं पाया गया। तो वो पहली स्टडी? वो वेकफील्ड की स्टडी में बाद में बहुत सी खामियां पाई गईं और 2010 में उसे छापने वाले मेडिकल जर्नल ने वापस ले लिया, रिट्रैक्ट कर लिया। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उस विवाद की वजह से लोगों के मन में टीकों को लेकर डर बैठ गया। हाँ, अफवाहें फैलती हैं। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि कुछ जगहों पर लोग बच्चों को टीके लगवाने से हिचकने लगे। टीकाकरण की दरें गिरीं और खसरा जैसी बीमारियां जो कंट्रोल में थीं, वो फिर से फैलने लगी। ये तो चिंता की बात है। हाँ, ये दिखाता है कि वैज्ञानिक सबूत और लोगों की धारणाओं में कभी-कभी कितना अंतर हो सकता है और इसका असर पब्लिक हेल्थ पे पड़ता है। तो अगर आज की सारी बातचीत को समेटें, तो हमारा इम्यून सिस्टम वाकई एक कमाल की चीज है, बहुत जटिल पर अद्भुत। हाँ। एक तरफ वो बिजली की तरह तेज इनेट सिस्टम है
तो दूसरी तरफ वो सोच समझ का निशाना लगाने वाला अडेप्टिव सिस्टम, जिसके पास मेमोरी भी है, बिल्कुल। और वो टॉलरेंस कितना जरूरी है अपने और पराये का भेद। हमने उन वैज्ञानिकों को भी याद किया जिन्होंने इसे समझने में मदद की। हाँ, बेहरिंग से लेकर स्टेनमैन तक। और टीकों का असर देखा जो अविश्वसनीय है। और ये भी समझाया कि जब ये सिस्टम गड़बड़ाता है, एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी या कमजोरी, तो क्या हो सकता है। आज की बात के बाद मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि अपनी इस अंदरूनी सेना को और बेहतर समझना, हमारे स्वास्थ्य को देखने का नजरिया, बीमारियों से लड़ने के तरीके, और शायद जो हाइजीन हाइपोथेसिस की बात हुई उसको लेकर हमारी सोच, ये सब कैसे बदल सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो लगातार बढ़ रहा है। हर रोज कुछ नया पता चल रहा है। हाँ, लगता तो है। इम्यून सिस्टम हमारी जिंदगी का आधार है, और इसे जितना समझेंगे उतना ही हम खुद को और बीमारियों को बेहतर समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ इस सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।